Assalamu alaikum. Welcome to this online lecture series on data mining. This is our third lecture on the topic of supervised learning and classification. The topic of our today's lecture is decision trees or decision tree induction. We will discuss the basic concepts of decision trees in this lecture. As far as the recap of previous lecture, we had discussed what is supervised learning, what is classification, what is the classification process. We had discussed that classification is a two-step process. The first one is model construction, and the second step is model usage. And at the end, we had discussed that there are different classification techniques in which we had discussed decision trees, rule-based classifiers, artificial neural networks, support vector machine, and naive-based classifiers. So in this lecture, we are going to start the first approach or first technique, which is decision trees or decision tree induction, which is used for classification. So as in our real world, the trees are like this. It has a root and some branches and some leaves. But in computer science or IT, the trees are just like this. Like इसका कोई रूट नोड होता है, उसके कुछ ब्रांचेस आपके पास होती हैं एंड कुछ इंटरमीडिएट नोड्स होते हैं, और आपके पास एट द एंड कुछ लीफ नोड्स होते हैं. ओके, सो यही चीज़ इसी तरह के ट्रीज या जिसको हम लोग डिसीजन ट्रीज बोलते हैं या क्लासिफिकेशन ट्रीज बोलते हैं, वो हम ट्राई करेंगे कंस्ट्रक्ट करने की फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सेट्स. So decision tree induction is the learning of decision trees from class labeled training tuples. So I hope कि अब तक आप लोगों को इन टर्मिनोलॉजीज आप लोग इन टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर हो गए होंगे कि क्लास लेबल ट्रेनिंग, क्लास लेबल्ड का मतलब क्या है, ट्रेनिंग टपल्स क्या है, टपल्स क्या होती हैं, या लर्निंग प्रोसेस क्या है. ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस 2 लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. सो लर्निंग क्या है कि मॉडल को सिखाना, और क्लास लेबल्ड क्या है कि हमारे पास डाटा सेट के अंदर लेबल्स भी मौजूद होते हैं, क्लास की इंफॉर्मेशन भी होती है इनपुट के साथ साथ. सो ट्रेनिंग टपल्स क्या है कि ऐसे टपल्स जिनमें हमारे पास x जो इनपुट है हमारे पास, उसके साथ साथ हमारे पास आउटपुट भी अवेलेबल होती है, जैसा कि यहाँ पे क्लास लेबल कहा गया है कि हमारे पास इनपुट के साथ साथ क्लास लेबल्स भी मौजूद होते हैं, और इसे डाटा सेट के ऊपर हम लोग मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं. इसीलिए हम लोग बोलते हैं ट्रेनिंग टपल्स, कि ये टपल्स ऐसी टपल्स हैं जिनके ऊपर मॉडल को ट्रेन किया जा रहा है या जिनके ऊपर मॉडल को सिखाया जा रहा है, लर्न करवाया जा रहा है, या डिसीजन ट्रीज को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है. ओके, सो अ डिसीजन ट्री इज अ फ्लो चार्ट लाइक स्ट्रक्चर वेयर each internal node, which is the non-leaf node, denotes a test on an attribute. Internal node क्या कहलाते हैं? टेस्ट कहलाते हैं. टेस्ट on an attribute, and each branch represents an outcome of the test, and each leaf node, which is the terminal node, holds a class label. So इस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास कुछ इंटरनल नोड्स होते हैं ट्री के अंदर, कुछ ब्रांचेस होती हैं उस ट्री की, और कुछ उस ट्री के टर्मिनल नोड्स या लीफ नोड्स होते हैं. सो इंटरनल नोड क्या है कि यहाँ पे लिखा गया है कि इंटरनल नोड डोनेट्स या रिप्रेजेंट्स टेस्ट ऑन एन एट्रीब्यूट, जो मतलब कि हमारे एक तरह का टेस्ट होता है किसी एट्रीब्यूट के ऊपर. लाइक अगर जब जैसा कि हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि एक नोड जो कि हमारे एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस नोड के ऊपर हम लोग डिसीजन ले रहे होते हैं कि आया कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम किस ब्रांच के ऊपर मूव करेंगे,
अगर इस नोड की वैल्यू इस पॉइंट से कम होगी तो हम इस पॉइंट के ऊपर मूव करेंगे। सो नोड एक डिसीजन पॉइंट होता है या एक टेस्ट पॉइंट होता है, और उसकी ब्रांचेस, उस नोड की ब्रांचेस रिप्रेजेंट कर रही होती हैं उसकी आउटकम को, उसकी वैल्यू को। और जो लीफ नोड्स होते हैं वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं क्लास की या उसकी आउटपुट क्या है। सो ये जब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर डायग्राम देखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स हम उस डायग्राम पे आपको क्लियर हो जाएंगे। सो द टॉप मोस्ट नोड इन अ ट्री इज द रूट नोड। जो टॉप मोस्ट नोड उसे हम लोग रूट नोड बोलते हैं। सो इंटरनल नोड्स को हम लोग डोनेट करते हैं इन डिसीजन ट्रीज विद रेक्टेंगल्स, एंड लीफ नोड्स को हम लोग ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। So some decision trees produced only binary trees, whereas others can produce non-binary tree. So कुछ decision trees के हमारे पास different algorithms मौजूद हैं, जिनमें से कुछ decision trees algorithms ऐसे हैं जो कि सिर्फ binary tree produce करते हैं, और कुछ decision trees हमारे पास ऐसे हैं जिनमें ऐसी कोई binary decision tree produce करने की कोई restriction नहीं होती। सो ये बहुत टाइप ऑफ एल्गोरिदम्स हम लोग अपने आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमारे पास एक एग्जांपल डिसीजन ट्री दिया गया है जो कि एक 22 कंप्यूटर का डाटा सेट है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है। सो हम उस डाटा सेट को भी देखते हैं और उस डिसीजन ट्री के बारे में। सो हियर इज ए डाटा सेट जिसमें हमारे पास एज का एट्रीब्यूट है, इनकम का एट्रीब्यूट है, एक एट्रीब्यूट स्टूडेंट है कि आया कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टूडेंट है या नहीं है, वो पर्सन स्टूडेंट है या नहीं है, और उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है, फेयर है या एक्सीलेंट। सो ये हमारे पास क्या है, इनपुट एट्रीब्यूट्स हैं, एज, इनकम, स्टूडेंट एंड क्रेडिट रेटिंग। ये हमारे पास, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड पे क्या कहा था कि एक्स, ये हमारे पास एक्स एट्रीब्यूट्स हैं, इनपुट एट्रीब्यूट्स। और ये हमारे पास क्या है, वाई। वाई मतलब लेबल क्या है, कि अगर किसी पर्सन की एज यूथ हो और वो हाई इनकम उसकी है एंड वो स्टूडेंट नहीं है और उसकी क्रेडिट रेटिंग फेयर है, तो वो कंप्यूटर को बाय नहीं करेगा। ये उसकी आउटपुट है। अगर ये पैरामीटर्स की वैल्यू यही होंगी, इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज ये होंगी, तो वो कंप्यूटर को बाय नहीं करेगा। अगर उनकी एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज सीनियर, लो, यस एंड फेयर हैं, तो देन उसकी आउटपुट क्या है, यस। सो ये ऐसा डाटा सेट है जिसमें हमारे पास क्या है, इनपुट्स भी अवेलेबल हैं एंड हमारे पास आउटपुट भी अवेलेबल है। सो उसका हमें डिसीजन ट्री यहाँ पे डेवलप करके कंस्ट्रक्ट करके दिखाया गया हुआ है। इफ एज इज यूथ, ये आपके पास नोड है जो कि हमने कहा था कि ये एक एट्रीब्यूट का टेस्ट वैल्यू होती है। सो इट्स एन एट्रीब्यूट, और ब्रांचेस के ऊपर हमने क्या कहा था कि उनकी कोई आउटकम होती है। अब इस एज के एट्रीब्यूट की आउटकम क्या हो सकती है, या तो उसकी, जैसा कि आप यहाँ डाटा सेट में देख सकते हैं कि इस एज के एट्रीब्यूट की आउटकम्स क्या है, या उसकी आउटकम यूथ है, या उसकी आउटकम मिडिल एज है, या उसकी आउटकम सीनियर है। ये 3 उसकी आउटकम्स हैं। सो अगर एज की आउटकम यूथ है तो हम इस पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते, मतलब इतनी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है इस वैल्यू के लिए या एज के इस आउटकम के लिए, तो हमें फर्दर टेस्ट करना होगा, फर्दर किसी और एट्रीब्यूट के ऊपर डिसीजन लेना होगा। सो अगर एज यूथ है एंड स्टूडेंट नो है, तो देन वो पर्सन कंप्यूटर बाय नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन यूथ एज एंड वो स्टूडेंट नहीं है तो वो कंप्यूटर बाय नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड, इफ अ पर्सन इज of age youth and student is yes, then he will buy computer। और अगर एज की वैल्यू मिडिल एज है या उसकी आउटकम मिडिल एज है, तो देन हमें फर्दर किसी और एट्रीब्यूट टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें इसी एट्रीब्यूट की इस आउटकम के ऊपर ही हम लोग डिसीजन ले रहे हैं कि ये कंप्यूटर बाय करेगा। लाइक अगर हम यहाँ पे देखें एज के एट्रीब्यूट में, सो मिडिल एज यहाँ पे है तो उसकी वैल्यू क्या है, यस। अगेन यहाँ मिडिल एज है तो इसकी आउटकम क्या है, यस। ये दो मिडिल एज सैंपल्स हैं तो इनकी भी आउटपुट क्या है, यस। तो जितने भी जितने भी आपके पास मिडिल एज के सैंपल्स हैं वो सारे के सारे
कंप्यूटर बाय कर रहे हैं, तो सिंपली हम इस एट्रीब्यूट की, इस आउटकम के ऊपर भी हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि इफ़ एज इज़ मिडिल एज्ड देन ही विल बाय कंप्यूटर। सो ये इस वे में हम लोग कंप्यूटर को रीड करते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं। सो ये ट्री इस डाटा सेट से कंस्ट्रक्ट कैसे किया गया है, सो ये भी हम लोग एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। सो डाटा डिसीजन ट्री के हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिदम्स मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास एक ID3 एल्गोरिदम है जो कि अर्ली 1980s या लेट 1970s में प्रपोज किया गया बाय जे रोज क्विनलन, और जिसे आइट्रेटिव डिकोटोमाइजर भी बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म इसकी ID3 है। सो अनदर एल्गोरिदम जो कि सेम पर्सन ने प्रपोज किया, जे रोज क्विनलन, और जो कि सक्सेसर ऑफ ID3 है, विच इज़ नोन एज C4.5। और इसके बाद एक और एल्गोरिदम है कार्ट, विच इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री, और ये एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने 1984 में प्रपोज किया। और ये कुछ फेमस एल्गोरिदम है डिसीजन ट्रीज और डिसीजन ट्री इंडक्शन के। हम इनको वन बाय वन अपने आने वाले लेक्चर्स में इनको डिस्कस करेंगे और इनकी एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। सो हम पहले तो डिस्कस करते हैं डिसीजन ट्रीज का जो बेसिक एल्गोरिदम है वो कैसे काम करता है। सो उसके लिए जैसा कि डिसीजन ट्री इज अ ग्रीडी एल्गोरिदम, और ये वर्क करता है टॉप डाउन वे में एंड रिकर्सिवली डिवाइड एंड कंकेयर मैनर। मीन्स डिसीजन ट्री इज कंस्ट्रक्टेड इन अ टॉप डाउन रिकर्सिव डिवाइड एंड कंकेयर मैनर। सो इसका मतलब क्या है कि आपके पास पूरा डाटा सेट होता है। ये क्या काम करता है, लाइक अगर हम प्रीवियस स्लाइड के ऊपर जाएं, आपके पास डाटा सेट है, इनिशियल नोड के ऊपर आपके पास पूरे का पूरा डाटा सेट मौजूद होता है। लाइक यहाँ पे आपके पास पूरे का पूरा डाटा सेट मौजूद था इस स्टार्ट के ऊपर, ओके सारा। फिर एक नोड के ऊपर डिसीजन होता है, उससे क्या काम करता है हमारा एल्गोरिदम डिसीजन ट्री का, हमारे डाटा सेट को पार्टीशनिंग करता है उसकी। मीन्स के आउटकम वाले जो सैंपल्स होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, सॉरी जो यूथ वाले सैंपल्स होंगे वो एज के इस साइड पे आ जाएंगे, और जो मिडिल एज वाले जो सैंपल्स हैं उनको यहाँ पे प्लेस किया जाएगा, और जो एज की सीनियर आउटकम्स हैं वो जितनी भी सैंपल्स होंगी वो सारी की सारी इस ब्रांच के ऊपर आ जाएंगी। सो अब क्या होगा, डिवाइड कर दिया इसने। आप डिवाइड एंड कंकर मेथड हमें क्या कहता है कि हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं स्मॉल प्रॉब्लम्स के अंदर, एंड देन स्मॉल प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं, उनके सॉल्यूशंस को हम लोग कंबाइन करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, डिसीजन ट्री एल्गोरिथम भी यही काम करता है कि क्या आपके डाटा सेट की पार्टीशनिंग करता है, और क्या काम करता है, लाइक यहाँ पे एज के एट्रीब्यूट के लिए पार्टीशनिंग होगी, फिर क्या काम करेगा, इस पे एक सब ट्री कंस्ट्रक्ट करेगा, अगेन यहाँ पे एक सब ट्री कंस्ट्रक्ट करेगा, अगेन यहाँ पे एक सब ट्री कंस्ट्रक्ट करेगा। डेफिनेटली इसके के लिए फर्दर कोई टेस्ट नोड सेलेक्ट करेगा, यहाँ पे फर्दर कोई डिसीजन होना होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज कोई फर्दर टेस्ट एट्रीब्यूट सेलेक्ट किया जाएगा, एंड सिमिलरली ऑन दिस पाथ। ओके, this is the general approach of decision trees. So let's move back towards the algorithm. At start, all the training examples are at the root, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। The training set is recursively partitioned. जो ट्रेनिंग डाटा सेट हमारे पास होता है उसे रिकर्सिवली उसको डिवाइड किया जाता है into smaller subsets as the tree is being built. ये चीज़ अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो अब पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे पास एट्रीब्यूट जो हैं वो कैटेगोरिकल भी हो सकते हैं और कंटिन्यूस वैल्यूड भी हो सकते हैं, लेकिन प्रेफर्ड क्या है कि आपके पास जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कैटेगोरिकल होने चाहिए। अगर कैटेगोरिकल नहीं है और वो कंटिन्यूस वैल्यूड है तो देन हमें उनकी डिस्क्रिटाइजेशन करना होगी एल्गोरिथम अप्लाई करने से पहले। सो कंटिन्यूस वैल्यूड को कैसे डिस्क्रिटाइज किया जाता है ये आप अपने डाटा प्री प्रोसेसिंग वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने
इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग बिनिंग करते हैं और किस तरह हम कंटिन्यूस एट्रीब्यूट्स को डिस्क्रीटाइज करते हैं. So examples are partitioned recursively based on selected attributes. जो attribute select किया जाता है based on that attribute, like previous example में हमने age का attribute select किया, तो उसकी हर outcome के against हम उस data set को divide करते हैं. The test attributes are selected on the basis of heuristic और statistical measure. आपके माइंड में शायद क्वेश्चन हो कि हमने एज, इनकम, क्रेडिट रेटिंग और स्टूडेंट इन सारे एट्रीब्यूट में से एज के एट्रीब्यूट को रूट नोड क्यों सिलेक्ट किया. दूसरे एट्रीब्यूट भी रूट नोड के तौर पे सिलेक्ट हो सकते थे. वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा स्टैटिस्टिकल मेजर यूज कर रहे हैं या कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं. उनमें से इंफॉर्मेशन गेन एक मेथड है. हम ये सारे मेथड्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किस तरह टेस्ट नोड को सिलेक्ट किया जाता है, कौन सा नोड रूट नोड बनेगा, कौन सा नोड उसके बाद सिलेक्ट किया जाएगा, कौन सा नोड फर्दर सिलेक्ट किया जाएगा. ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं आपकी ह्यूरिस्टिक के ऊपर या स्टैटिस्टिकल मेजर के ऊपर. इसका एल्गोरिदम जो डिसीजन ट्री एल्गोरिदम है वो जनरली इससे 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं. 1 D, which is data partition. The second parameter is attribute list, and the third parameter is attribute selection method. आपका decision tree algorithm में सिर्फ ये 3 parameters हमें required होते हैं. Number 1 D, second attribute list, and the number 3 हमें attribute selection parameter चाहिए होता है या method चाहिए होता है. So D, what is D? D is our training data set या training tuples. और उन ट्रेनिंग टपल्स के साथ साथ हमारे पास उनके साथ एसोसिएटेड क्लास लेबल्स भी मौजूद होने चाहिए या उनकी आउटपुट भी मौजूद होनी चाहिए. उसके बाद सेकंड पैरामीटर क्या है? इट इज़ द एट्रीब्यूट लिस्ट विच इज़ द सेट ऑफ कैंडिडेट एट्रीब्यूट्स. अब सेट ऑफ कैंडिडेट एट्रीब्यूट्स क्या है कि कौन कौन से इनपुट एट्रीब्यूट्स हैं. हमारे इस एग्जाम्पल्स में 22 कंप्यूटर वाली एग्जाम्पल में हमारे पास कैंडिडेट एट्रीब्यूट्स कौन कौन से थे, या सिंपल अल्फाज में हम लोग इसे कह सकते हैं कि जो इनपुट एट्रीब्यूट्स जो हमारे पास हैं. हमने बात की एज की, स्टूडेंट की, इनकम की एंड क्रेडिट रेटिंग की. ये सारे हमारे पास क्या हैं? कैंडिडेट एट्रीब्यूट्स हैं. हम दूसरा पैरामीटर क्या प्रोवाइड करते हैं? एट्रीब्यूट लिस्ट, जिसमें हमारे पास लिस्ट ऑफ इनपुट एट्रीब्यूट्स होती हैं. ओके, तो थर्ड पैरामीटर हमारे पास क्या है? एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेथड, कि हम कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हैं इस डिसीजन ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में, कि किस मेथड की बेस के ऊपर हम टेस्ट एट्रीब्यूट्स को चूज करेंगे, कौन सा रूट नोड बनेगा, कौन सा नेक्स्ट नोड बनेगा, कौन सा उसके बाद नोड सेलेक्ट किया जाएगा. वो किसी मेथड की बेस के ऊपर हम लोग ये डिसीजन लेते हैं. वो कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हैं वो हम डिसीजन ट्री एल्गोरिथम को बताते हैं. ओके, और एज ए आउटपुट हमें रिटर्न क्या करता है ये एल्गोरिथम? एक कंस्ट्रक्टेड डिसीजन ट्री हमें एज ए आउटपुट मिलता है इस एल्गोरिथम से. ये कब तक ये काम चलता रहता है, कब तक हम लोग डाटा को पार्टीशनिंग करते रहते हैं, कब तक एट्रीब्यूट्स को टेस्ट करते रहते हैं, और कब जाके हम इस डिसीजन ट्री के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को स्टॉप करते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ टर्मिनेशन कंडीशंस होती हैं. कंडीशंस फॉर स्टॉपिंग पार्टीशनिंग. उसमें से हमारे पास नंबर 1 कंडीशन है कि ऑल सैंपल्स फॉर अ गिवन नोड बिलोंग टू द सेम क्लास. के जब हमारे पास किसी एट्रीब्यूट या किसी नोड की सारी सैंपल्स किसी एक ही क्लास के साथ बिलोंग कर रही हैं, तो हम अपनी पार्टीशनिंग को स्टॉप कर देते हैं. अगर आपको याद हो, हम जाते हैं अपनी प्रीवियस स्लाइड के ऊपर, उसी ट्री वाली एग्जांपल के ऊपर, कि यहाँ पे अगर हम बात करें अपने इस ट्री की, तो आप देख सकते हैं कि एज का जो आउटकम मिडिल एज है, तो उसकी सारी की सारी सैंपल्स एक ही क्लास से बिलोंग कर रही हैं, यस से. तो हमने पार्टीशनिंग को क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया, और हमने क्या असाइन कर दिया? उसका लेबल असाइन कर दिया या उसकी क्लास असाइन कर दी. ओके, कि सारी की सारी मिडिल एज की जो सैंपल्स हैं वो यस क्लास से बिलोंग कर रही हैं, एक ही क्लास से बिलोंग कर रही हैं.
और हमने यहाँ पे पार्टीशनिंग आगे फर्दर क्यों की है, क्योंकि जो एज के यूथ के सैंपल्स हैं वो किसी एक क्लास से बिलोंग नहीं कर रहे, बल्कि उसमें यस की क्लासेस भी हैं और नो की क्लासेस भी हैं। अगर हम यहाँ पे देखें यूथ, उसकी क्लास नो है, यहाँ पे देखें यूथ, क्लास नो है, और अगर हम यहाँ पे देखें यूथ, नो, और यहाँ देखें यूथ तो इसकी क्लास क्या है, यस है, और यहाँ पे अगर यूथ देखें तो इसकी क्लास भी क्या है, यस। तो मतलब एज के यूथ की आउटकम के लिए हमारे पास एम्बिगुअस इंफॉर्मेशन है, हम सर्टेन नहीं है कि इसकी क्लास क्या होगी, तो इसलिए हम लोग फर्दर टेस्ट करते हैं और फर्दर अपने डाटा सेट की पार्टीशनिंग करते हैं। ओके, so number one is when we have all the samples for a given node belongs to the same class, and the second one is there are no remaining attributes, मतलब हमने सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को टेस्ट कर लिया है और फर्दर हमारे पास कोई एट्रीब्यूट ऐसा बचा नहीं है कि हम उसके ऊपर टेस्ट कर सकें, और हमारे पास सैंपल्स बच गए हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको अपने ट्रेनिंग प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं और मेजॉरिटी वोटिंग की बेसिस के ऊपर हम लोग उन सैंपल्स को क्लास असाइन कर देते हैं। सो ये स्टेप आई नो आपको अभी समझ नहीं आई होगी, लेकिन अपनी आने वाली एग्जांपल में हम लोग इसके ऊपर भी मजीद डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड कंडीशन इज व्हेन देयर आर नो सैंपल्स लेफ्ट, कि हमारे पास कोई इनपुट सैंपल्स ही नहीं बचे, तो हम तब अपने पार्टीशनिंग प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। मतलब हमारे पास अभी इनपुट एट्रीब्यूट्स तो पड़े हुए हैं लेकिन इनपुट सैंपल्स नहीं बचे। ओके, तो ये भी एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया है हमारे डिसीजन ट्री इंडक्शन के लिए। सो हियर वी हैव एन एग्जांपल ऑन डिसीजन ट्रीज। यहाँ पे हमारे पास एक डाटा सेट अवेलेबल है, ट्रेनिंग डाटा मीन्स के जिस पे हम डाटा सेट एल्गोरिदम को ट्रेन करेंगे, जिसमें हमारे पास इनपुट्स के साथ साथ आउटपुट भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं लाइक होम ओनर, मैरिटल स्टेटस, एनुअल इनकम एंड डिफॉल्ट बोरोअर। तो ये एक डाटा सेट है जिसमें एक क्लास एट्रीब्यूट है जिसमें हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं कि कोई पर्सन डिफॉल्टेड है या नहीं है, जो कि बोरो करके रिटर्न नहीं करता या ऐसा कोई इंफॉर्मेशन। सो इसमें हमारे पास उस पर्सन की होम ऑनर की इंफॉर्मेशन है, मैरिटल स्टेटस है एंड एनुअल इनकम है। सो यहाँ पे आप टाइप ऑफ एट्रीब्यूट भी देख सकते हैं कि फर्स्ट वन इज अ कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट, second one is also an categorical, and the third one is continuous, and the class attribute is also a categorical attribute. So categorical attribute means कि यहाँ पे हमारे पास कुछ कैटेगरीज अवेलेबल हैं, यस, नो, सिंगल, मैरिड, डिवोर्स्ड और नो एंड यस। जबकि कंटिन्यूस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिक डाटा अवेलेबल है, कंटिन्यूस वैल्यूज है हमारे पास। सो उससे सपोज ये एक ट्री कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास होम ओनर इज सिलेक्टेड एज द रूट नोड। अगर होम ओनर की वैल्यू यस है या उसकी आउटकम यस है तो देन हमारी क्लास क्या होगी, नो, मीन्स के वो डिफॉल्टेड नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड जब होम ओनर की वैल्यू या उसकी उसकी आउटकम नो है, देन वी हैव टू टेस्ट सम अदर एट्रीब्यूट्स, मीन्स के होम ओनर की नो आउटकम के लिए हमारे पास कोई पेट इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो डिफॉल्टेड होगा या नहीं होगा। हमें फर्दर पार्टीशनिंग करनी पड़ेगी, फर्दर डिसीजन लेने पड़ेंगे, फर्दर एट्रीब्यूट को टेस्ट करना पड़ेगा। सो हम लोगों ने फर्दर मैरिटल स्टेटस को चेक किया। सो अगर वो मैरिड है तो देन वो डिफॉल्टेड है, और अगर मैरिड नहीं है मतलब कि वो सिंगल या डिवोर्स्ड है, सो देन वी हैव टू फर्दर टेस्ट द एट्रीब्यूट्स। सो इसी तरह ये हम लोग डिसीजन ट्रीज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो इन एट्रीब्यूट्स को, जिन एट्रीब्यूट्स के ऊपर टेस्ट या डिसीजन लिया जाता है, उन्हें हम लोग स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं।
कि इन एट्रीब्यूट्स के ऊपर हम लोग अपने डाटा सेट को या अपने टेस्ट ट्रेनिंग टपल्स को यू नो स्प्लिट कर रहे हैं या पार्टीशनिंग कर रहे हैं उनकी, या इन एट्रीब्यूट्स के ऊपर हम लोग कुछ डिसीजंस ले रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं. सो हेयर इज अनदर एग्जांपल ऑफ द डिसीजन ट्री. हमारे पास डाटा सेट सेम है बट यहाँ पे एक डिफरेंट डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट किया गया. तो इसका मतलब क्या है, सेम टाइप ऑफ डाटा सेट से या सेम डाटा सेट से हम डिफरेंट मॉडल्स लर्न कर सकते हैं या डिफरेंट ट्रीज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सो जैसा कि आपने हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि डिसीजन ट्री इज़ अ टू स्टेप प्रोसेस. द फर्स्ट स्टेप इज़ लर्निंग स्टेप एंड द सेकंड वन इज़ मॉडल यूजेज. सो पहले स्टेप में हम लोग मॉडल को लर्न करवाते हैं या ट्रेन करते हैं. सो यहाँ पे आपको डाटा सेट ट्रेनिंग डाटा सेट अवेलेबल है. इसमें हमने क्या किया, एक लर्निंग एल्गोरिदम चूज़ किया और उसको ट्रेन किया उस एल्गोरिदम के ऊपर, और एज ए रिजल्ट हमें क्या मिला, एक मॉडल मिला. एंड जब हमने मॉडल कंस्ट्रक्ट कर लिया, उसके बाद हम उस मॉडल को अप्लाई करते हैं, उस मॉडल को डिप्लॉय करते हैं इन ऑर्डर टू टेस्ट the output या in order to find the output of samples या input samples. लाइक यहाँ पे हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी इनपुट गिवन है हमें बट उनकी आउटपुट हमें गिवन नहीं है. सो हम वो आउटपुट फाइंड करना चाह रहे हैं, मीन्स कि हम कल का टेम्परेचर प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, जैसा कि हमने वेदर प्रेडिक्शन वाली एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी. तो हमारे पास इनपुट्स हैं बट आउटपुट नहीं है, तो हम वो इस मॉडल के ऊपर ये इनपुट प्रोवाइड करके हम लोग उसकी आउटपुट्स को फाइंड कर सकते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास एक डिमॉन्स्ट्रेशन है कि कैसे हम लोग टेस्ट डाटा को अप्लाई करते हैं या मॉडल को अप्लाई करते हैं टेस्ट डाटा के ऊपर. तो सपोज ये मॉडल हमने कंस्ट्रक्ट किया, और ये हमारे पास एक टेस्ट डाटा का एक सैंपल है. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं रूट नोड से. अगर हम डिसीजन ट्रीज की बात करें तो डिसीजन ट्री हमने रूट नोड से स्टार्ट किया, और पहला इसका एट्रीब्यूट है होम ओनर. सो यहाँ पे हम टेस्ट सैंपल में जाएंगे, होम ओनर की वैल्यू क्या है, नो. सो हम लोग इस ब्रांच के ऊपर आएंगे. एंड फर्दर नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है, मैरिटल स्टेटस. सो मैरिटल स्टेटस की आउटकम क्या है, हम देन उस ब्रांच के ऊपर जाएंगे. सो मैरिटल स्टेटस की उसकी आउटकम मैरिड है, तो हमने इस ब्रांच के ऊपर मूव कर गए. सो यहाँ पे हमें डिसीजन या क्लास क्या मिल रही है, नो. सो हमें फर्दर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इस सैंपल की जो क्लास है हमें सिर्फ यहाँ तक ही टेस्ट करने से हमें अपनी क्लास की इंफॉर्मेशन मिल गई है. सो इस क्लास की इस टेस्ट सैंपल की आउटपुट या क्लास क्या होगी, इट्स क्लास इज नो. क्योंकि अगर होम ओनर नो है एंड मैरिटल स्टेटस मैरिड है, तो वो जो बंदा है वो डिफॉल्टेड बोरोवर नहीं होगा. सिमिलरली अगर होम ओनर की वैल्यू यस होती तो हमने उसकी, अगर हमारे पास एक टेस्ट सैंपल है जिसमें होम ओनर यस है एंड बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इनपुट एट्रीब्यूट्स हैं, तो उसकी आउटपुट क्या होनी थी, जस्ट वी हैव टू चेक दिस एट्रीब्यूट विच इज द रूट नोड, एंड इफ its outcome is yes, and we can say this person is not a defaulted borrower. सो इसी प्रोसेस को ही अगेन एक डायग्राम में शो किया गया है. एक ट्रेनिंग स्टेप, हम मॉडल कंस्ट्रक्ट करते हैं, देन उस मॉडल को डिप्लॉय करते हैं इन ऑर्डर टू टेस्ट दी टेस्ट सैंपल्स और टेस्ट डेटा सेट. सो द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर इज, हमने इस लेक्चर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स या जनरल एल्गोरिदम डिस्कस किया डिसीजन ट्री का. उसके बाद हमने डिफरेंट एल्गोरिदम्स देखे, कौन कौन से एल्गोरिदम्स हैं. उसमें हमने ID3 की बात की, C4.5 की बात की, एंड
हमने कार्ट एल्गोरिथम की बात की, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री, एंड फिर हमने कुछ टर्मिनेशन कंडीशंस देखी कि हमने कौन सी बेसिस के ऊपर हमने डिसीजन ट्री की पार्टीशनिंग को स्टॉप करना है या टेस्ट प्रोसेस को स्टॉप करना है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. और ये कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से लेक्चर्स के कंटेंट्स को लिया गया है, जिसमें हमारे पास एक रेफरेंस बुक है जो कि डाटा माइनिंग कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स, और एक अनदर बुक जो कि बहुत फेमस डाटा माइनिंग की बुक है, विच इज़ इंट्रोडक्शन टू डाटा माइनिंग. साथ ही इनके वेब लिंक्स भी दिए गए हैं जहाँ से आपको इनकी स्लाइड्स और बुक चैप्टर्स वगैरह इजीली मिल सकते हैं. सो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप यू आर वेलकम टू आस्क इन कमेंट्स, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू.